और भाई मेरे लाल पीले गुलाबी हरे नीले बैगनी संतरे, क्या हाल चाल, कैसे हो तुम लोग? बहुत बढ़िया। यार तुम लोगों के रिस्पॉन्सेस से दिल एकदम गदगद हो गया। मतलब तुम लोग क्या तो एकदम बालक हो यार। दिल खुश हो गया यार। तो चलो, इसी खुशी में आज हम तुमको करवाने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के 10 क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो कि सारे आपके फॉर्मूले कवर करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे। और ये सारे क्या है, PYQs हैं। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, क्या फॉर्मूलेज होते हैं। तो सारी चीजें तुम्हारी कवर हो जाएंगी इस चैप्टर से, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। और वीडियो के अंत तक बने रहना, 10 क्वेश्चन तुम सीख के जाओगे। और अगर अच्छा लगता है, लगेगा कि मास्टर बढ़िया पढ़ा रहा है, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में। हम इंतजार करेंगे तुम्हारे उस प्यारे से दिल से लिखे हुए मैसेज का। चलो शुरू करते हैं। कह रहा है आइडियल फ्लूइड इज फ्लोइंग इन, क्या कह रहा है, आइडियल फ्लूइड is flowing in a non-uniform cross section tube XY, जो कि आपको दिख रहा है, from end X to end Y. If K1 and K2 are the kinetic energy per unit volume of the fluid at X and Y respectively, then the correct option is। देखो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, एक आइडियल फ्लूइड है, ठीक है। उसके बाद तुमको काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दिया है, तो हम क्या लगाएंगे, बर्नौली प्रिंसिपल लगा लेंगे, जो कि क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस तुम्हारा प्रेशर एनर्जी। ये क्या होता है भाई, ये होता है कांस्टेंट, यही होता है बर्नौली प्रिंसिपल। चलो लगा दो। अब देखो भाई, हम एक्स पॉइंट पे लगा रहे हैं, यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे, पॉइंट 1 पे और पॉइंट 2 पे। तो पॉइंट 1 पे हमारा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमारा K1। चलो अगर तुमको फॉर्मूला नहीं याद है तो पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला होता है 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस पी बराबर कांस्टेंट। ये होता है, याद होगा शायद तुम लोगों को, ठीक है। नहीं याद है तो अब याद कर लेना। अब देख भाई, यहाँ पर अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी, तो क्या दे रखा है, K1 दे रखा है। अगर मैं बात करूं पॉइंट एक्स पर, तो ये हॉरिजॉन्टल पर है। यहाँ पर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो रो जी और एच क्या है, 0 है। और ये हाइट में मान लेता हूँ एच है, तो यहाँ पर तो 0 है। प्लस प्रेशर बराबर दूसरे पॉइंट, यानी पॉइंट 2 पे भी यही सेम रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट है आपका इन तीनों का सम। तो पॉइंट 2 पर काइनेटिक एनर्जी K2 हो गया, वहां पर तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा रो जी, और हाइट कितनी है, H प्लस P। आइडियल फ्लूइड है तो P सेम रहेगा। अब देखो ये कट गया, ये कट गया, ये तो पूरा 0 हो गया। तो यहाँ से K1 बराबर क्या आ गया, K1 बराबर आ गया तुम्हारा K2 प्लस रो जी एच। यानी K2 में कुछ ऐड कर रहे हो तब जाके वो K1 के बराबर हो रहा है। इसका मतलब K1 जो है वो K2 से ज्यादा है, K1 इज ग्रेटर देन K2। अब कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है तुम्हारा, ऑप्शन सी वाला मैच हो रहा है, K1 इज ग्रेटर देन K2। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। बस तुमको ये याद रखना था, बर्नौली प्रिंसिपल वाला, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है कि मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ ए स्टील वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ इफ the elastic limit of the steel and its young modulus respectively are this and this। okay, देखो अगर मैं बात करूं मैक्सिमम एलोंगेशन कब होता है, तो मैक्सिमम एलोंगेशन तब होता है जब स्ट्रेस जो है किसके बराबर हो, इलास्टिक लिमिट के, ठीक है। ये कंडीशन होती है, अगर तुमको नहीं पता है तो नोट डाउन कर लो। मैक्सिमम एलोंगेशन कब होगा, जब स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट के बराबर हो। और स्ट्रेस क्या होता है, तो तुमको पता होगा, यंग मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। फॉर्मूला लिख लोगे तुम्हें नहीं पता है तो, ठीक है। अगर स्ट्रेस का मैं फॉर्मूला लिखूं तो वो क्या होता है, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है लल्ला, तो वो होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई लेंथ। ये लॉन्ग है ना, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई एल। चलो अब स्ट्रेस और इलास्टिक लिमिट, यहां से स्ट्रेस क्या हो जाएगा, यहाँ से स्ट्रेस हो जाएगा यंग मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब डेल एल डिवाइडेड बाई एल, ये लिख सकते हैं ना। अरे इस फॉर्मूले से देखो ना भाई साहब, स्ट्रेस बराबर यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन क्या है, डेल एल अपन एल। और यहाँ पर हमारी इलास्टिक लिमिट है ही। अब देखो मुझे यहाँ से क्या निकालना है, मैक्सिमम इलोंगेशन निकालना है, ये निकालना है। ये क्या हो जाएगा, इलास्टिक लिमिट इनटू एल डिवाइडेड बाई यंग मॉडुलस। इलास्टिक लिमिट मुझे कितनी दे रखी है, तो इलास्टिक लिमिट दे रखी है 8 × 10⁸ 8,
8 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू लेंथ कितना दिया है 1 मीटर, और ये जो है हमारा यंग मॉडुलस कितना दिया है 10 2 इंटू 10 की पावर 11। ठीक है, सॉल्व कर दो तो ये हो गया 4 इंटू 10 की पावर 8, और ये जो है पावर ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर -11। तो यहाँ से जो डेल्टा एल आया, एलोंगेशन आया मैक्सिमम, वो कितना हो गया 4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। अब भाई इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एल को 4, ये -3 है मतलब मिली मीटर 4 mm हो जाएगा मैक्सिमम एलोंगेशन। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, हमको तो ए वाला करेक्ट लग रहा है। इतने फॉर्मूला देखे तुमने, एक ये कंडीशन देखी, ये फॉर्मूला देखा, स्ट्रेस का फॉर्मूला देखा, स्ट्रेन का फॉर्मूला देखा, तुमने सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ए वाला सही लग रहा है, ए वाला एकदम सही है उत्तर। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा बेटा, अगला सवाल देख कह रहा है कि a thin flat circular disc of radius 4.5 centimeter is placed gently over the surface of water. If surface tension of water is 0.07, then excess force required to take it away from the surface. ठीक, तो भाई ये वाटर है, ठीक है, वाटर के ऊपर हमने ये डिस्क कैसे रख रखी है। अब देखो डिस्क पर जो सरफेस टेंशन है इसको क्या करना है, पकड़ के रखा है, हमें डिस्क को ऊपर उठाना है, डिस्क को ऊपर उठाना है भाई साहब। तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि सरफेस टेंशन के बराबर ही होगा, जो कि सरफेस टेंशन के बराबर होगा। पर चूंकि हमको हर एक पॉइंट पर फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो डिस्क है उसको हर एक पॉइंट से क्या कर रहा है, वाटर नीचे पकड़े हुए हैं। तो एक्सेस जो फोर्स हो जाएगा वो कितना होगा, जो एक्सेस फोर्स होगा वो हो जाएगा सरफेस टेंशन इनटू ये पूरे डिस्क का रेडियस, ताकि हर एक पॉइंट पर सेम फोर्स लग पाए। तो वो होगा आपको रेडियस कह रहा हूं सरकमफेरेंस, तो वो हो जाएगा 2πr। तभी तो हर एक पॉइंट पर इक्वल फोर्स लगेगा और पूरे डिस्क को ऊपर उठाएगा, क्योंकि एक साथ उठाना है। अब देखो यहाँ पर टेंशन कितना लग रहा है 0.07, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 7/100, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा 2 पाई, कितना हो जाएगा 3.14 इंटू, नहीं 3.14 की जगह हम इसको लिख देते हैं 22/7, क्योंकि हमारा 7 दिख रहा है तो 7 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 22/7। और रेडियस कितना है हमारा 4.5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4.5 को हम लिख देंगे 9/2, और सेंटीमीटर तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -2। ये हो गया, देखो 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, ऊपर क्या बचा हमारा भाई, ऊपर बचा 22 इंटू 9, नीचे बचा 100, और ये भी आ गया तो नीचे बचा 100। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो जरा ध्यान से, हमको क्या लग रहा है, हमको लग रहा है कि ये आएगा 1 पॉइंट, सॉल्व कर लो, देखो कैलकुलेटर से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1.98 न्यूटन मिली न्यूटन आएगा। क्या कहते हैं, 1.98 मिली न्यूटन आएगा, क्योंकि ये देखो 4 की पावर है ना। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 की पावर ऊपर जाएगी, है ना, माइनस हो जाएगा, तो 1.98 नहीं, एक्चुअली 19.8 होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बाकी तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, T इंटू 2πr, और ये सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्यूशन जो भी आया 19.8 मिली न्यूटन, आराम से सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है अ मेटेलिक बार ऑफ यंग मॉडुलस, ये दे रखा है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ये लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये heated from 0 to 100 degree without expansion or bending the compressive force। देखो अगर हम किसी मेटेलिक वायर को हीट कर रहे हैं और उसमें एक्सपेंशन भी नहीं आ रहा है तो क्या होगा, उसमें थर्मल स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। भाई साहब एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, आप उसको गर्म कर रहे हो तो क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस होगा ना। और वो थर्मल स्ट्रेस क्या होगा, तो वो देखो थर्मल स्ट्रेस, ये हो जाएगा तुम्हारा यंग मॉडुलस इंटू अल्फा डेल टी। वैल्यूज पुट कर दो, कितना हो रहा है भाई आपका यंग मॉडुलस 0.5 इंटू 10 का पावर 11 इंटू अल्फा कितना दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 10 की पावर -5 इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है, तो ये हो रहा है 100। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो, ये 5 की पावर यहाँ चलेगी, बचा कितना 6 और 2 ये 8 हो जाएगा, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 की पावर 7 लिख सकता हूँ ना। देखो कैसे, ये पावर देखो 11, 11 में से 5 गया 6, 6 और एक पावर यहाँ इसको दे दो 7 और एक जीरो इसको दे दो तो 5 इंटू 10 की पावर 7। स्ट्रेस है तो स्ट्रेस क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
ये थर्मल स्ट्रेस आ गया, ठीक है। अब हमको चाहिए कंप्रेसिव फोर्स चाहिए भाई साहब, और देखो स्ट्रेस बराबर क्या होता है, तो स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर इस फॉर्मूले से हम देखें तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा तुम्हारा स्ट्रेस इंटू एरिया। बस स्ट्रेस कितना आया है 5 इंटू 10⁻7, और एरिया कितना है, एरिया हमको दे रखा है 10⁻³ मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे तो जो हमारा कंप्रेसिव फोर्स आएगा वो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻4 न्यूटन। 5 इंटू 10⁻4 न्यूटन कौन सा है, 5 इंटू 10⁻4 न्यूटन या फिर 50 इंटू 10⁻3 न्यूटन। ये हो जाएगा मैच हमारा, है ना। अरे भाई एक जीरो इधर दे देंगे तो एक पावर कम हो जाएगा, और 5 का 50 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वही तो है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग रिजिड सपोर्ट एंड स्ट्रेच्ड बाय अ वेट W अटैच्ड टू इट्स फ्री एंड द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ए ऑफ द वायर इज। देखो क्या कह रहा है कि ये एक फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट है, यहाँ से एक वायर लटका हुआ है और उस पे नीचे हमने क्या किया है, एक वेट लगा दिया है W। कहाँ की तरफ लगेगा वो, नीचे की तरफ लगेगा W, ऊपर की तरफ इसमें लगेगा टेंशन। अब कह रहा है कि किसी भी एंड पर जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होगा वो क्या होगा। तो भाई देखो स्ट्रेस क्या होता है, बड़ी सिंपल सी बात है कि जो फोर्स लग रहा है जो कि इसको स्ट्रेच कर रहा है, यानी एक्सटर्नल फोर्स तुम्हारा, ठीक है, डिवाइडेड बाई एरिया। एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है, W लग रहा है, जिसकी वजह से इसमें स्ट्रेच आएगा, है ना। और इसका एरिया कितना है, एरिया है A, ठीक है। तो W बाई A, ऑप्शन ए ये है W बाई A, ऑप्शन ए मैच हो गया। बड़ा सिंपल सा है, लल्लू से सवाल है, 2023 में पूछा गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा, अगला सवाल कह रहा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सोप सॉल्यूशन इज नियरली। अब देखो जो एनर्जी चाहिए बोले तो वर्क डन जो हम कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं सोप बबल को फॉर्म करने के लिए, वो होता क्या है, तो वो होता है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इनटू एरिया, ठीक है। अब देखो सरफेस टेंशन हमको पता है, अब ये जो एरिया भी होता है ना, ये क्या होता है, तो देखो सरफेस टेंशन हम एस लिख ले रहे हैं, एरिया जो होता है, जो कि हमें पता है कि बबल में दो सरफेसेस होती हैं, बबल में दो सरफेसेस होती हैं, तो हम क्या करेंगे, हम जो एरिया निकालते हैं सरफेस एरिया, वो कितना हो जाएगा, एक का कितना होता है 4πr², पूरा स्फेरिकल होता है 4πr², और दो सरफेसेस होती हैं तो दोनों सरफेस का टोटल कितना हो जाएगा 2 इंटू 4πr²। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। सरफेस टेंशन कितना दिया हमको, वो दिया 0.03 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितना दिया है, तो देखो हमको सोप बबल का क्या देखा है, रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया है ना। तो ये इसका अगर मैं स्क्वायर निकालूं तो 2 का स्क्वायर 4, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं तो 2 सेंटीमीटर बराबर कितना हो रहा है, 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो 2 का स्क्वायर 4, 10⁻⁻2 का स्क्वायर कितना हो गया, 10⁻⁻4 हो गया, ठीक है। 10 की पावर क्या हो गया, -4 हो गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो हमारा जो है आंसर कितना आ जाएगा, देख लेते हैं सोल्यूशन से, बी वाला आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻⁻4 जूल, क्योंकि भाई एनर्जी निकाल रहे हो ना, एनर्जी निकाल रहे हो तो हम, तो 3.01 इंटू 10⁻⁻4 जूल। सॉल्यूशन समझ में आया कैसे, सरफेस टेंशन इंटू एरिया वही वर्क डन के बराबर हो जाएगा। चल बेटा अगला सवाल, अरे यार ये तो बहुत सिंपल सवाल है। अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा, अगला सवाल हमसे कह रहा है कि जो वेंचुरी मीटर है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। बहुत सिंपल है, वेंचुरी मीटर वर्क करता है बर्नौली प्रिंसिपल पे, तुमको बताए थे ना, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर जो है कांस्टेंट होता है, ठीक है। चलो कह रहा द अमाउंट ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है एक वायर का जो कि 100 सेंटीमीटर का है टू स्ट्रेच इट बाय 1 mm क्या होगा। तो देखो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो होता है बेसिकली 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। अब जहां पर हमें ना फोर्स दिया है ना एरिया दिया है, तो भाई हम स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें एक और चीज पता है, यंग मॉडुलस बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। अब तुमको ये दिक्कत होती है ना कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखो यहाँ पे ना फोर्स दिया ना एरिया दिया तो तुम स्ट्रेस नहीं निकाल पाओगे, लेकिन स्ट्रेस हम तुम दूसरे तरीके से भी तो निकाल सकते हो। स्ट्रेस क्या होगा, यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तुमको यंग मॉडुलस दिया है, स्ट्रेन तुम निकाल सकते हो कैसे, तुमको ओरिजिनल लेंथ दी है, चेंज इन लेंथ दिया है। तो ये जो तुम्हारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी
पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा 1/2। स्ट्रेस की जगह मैं क्या लिख दूंगा, इसकी जगह लिख दूंगा यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन ऑलरेडी है तो फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया 1/2 इंटू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर 1/2, यंग मॉडुलस कितना दिया है तो वो हमको दे रखा है 2 इंटू 10⁻11 इंटू स्ट्रेन हमको निकालना है, स्ट्रेन क्या होता है डेल एल अपॉन एल। अब डेल एल कितना हो रहा है, स्ट्रेच कितना हो रहा है 1 mm, 1 mm मतलब 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 इंटू 10⁻⁻2, तभी तो ये मीटर में होगा और इसका स्क्वायर होगा। समझे कि नहीं समझे, ये 2 से 2 कट गया, ये कितना हुआ 10⁻11 ऊपर रहा, ये हो गया 10⁻⁻6 और नीचे क्या रहा 1 रहा। इन सबको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 10⁻5 आ जाएगा। ये देखो नीचे का तो कट गया ना, कितना बचा 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10⁻5 आ जाएगा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। बहुत सिंपल है, ये फॉर्मूला तुमको याद रखना था, ठीक है। नहीं याद है तो अब लिख लो। अगला सवाल बेटा, अगला सवाल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। चलो ये वाला तुम लोग कर लेना, फटाफट तुम लोग कर लेना, ये देख लो, तुम सवाल देख लो, है ना। इसका तुम ऑप्शन हमको कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला करवाते हैं, बहुत सिंपल इसलिए हम नहीं करवा रहे हैं। अगला कह रहा द विस्कस ड्रैग एक्टिंग ऑन ए मेटल स्फीयर ऑफ डायमीटर 1 mm falling through a fluid of viscosity 0.8 पास्कल PA पास्कल S है ना PS with a velocity 2 मीटर सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू। बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है, ऊपर से जो स्फीयर है वो भी बहुत छोटा है, यानी एक तो छोटा स्फीयर है और एकदम स्लोली मूव कर रहा है, तो इसको हम स्टोक्स लॉ से कर सकते हैं फाइंड। जो ड्रैग फोर्स होगा स्टोक फोर्स से हम फाइंड कर लेंगे, और वो कितना होगा, वो जो होगा वो होगा 6πNRV, 6πNRV हो जाएगा, ठीक है। 6πNRV वैल्यूज पुट कर देते हैं, 6 पाई हो गया 3.14 इंटू एन मतलब आपका विस्कोसिटी 0.8 इंटू रेडियस कितना दिया है, तो भाई देखो डायामीटर दिया है 1 mm, तो रेडियस जो है वो हो जाएगा 1/2 mm, 1/2 mm मतलब 1/2 और 10⁻³ मीटर, ये हो जाएगा रेडियस। 1/2 इंटू 10⁻³ ये रेडियस हो गया। वेलोसिटी दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड। ये जब हम सॉल्व कर लेंगे तो जो हमारा फोर्स है वो कितना आएगा, फोर्स हमारा आ जाएगा 15 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये हो जाएगा तुम्हारा विस्कस फोर्स, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं बेटा, 10 क्वेश्चन तुमको हमने करवाए, तुमको अलग अलग फॉर्मूले दिखाए, सारा फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताना बिहारी मास्टर को तुम्हारे कि कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगले वीडियो में तुमको फिर एक नया चैप्टर लेके आएंगे, 10 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। चैनल पर बने रहो, सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अगले वीडियो में।